नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 8 ले रहे हैं बच्चों हम, सजीवों की प्रमुख क्रियाएं। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों प्रकाश संश्लेषी वर्णक। कौन से हैं? प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषी वर्णक से। जैसा कि हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना जब पिछले अध्यायों में पढ़ी थी बच्चों, तो हमने एक बात देखी थी कि पादप कोशिका में एक संरचना पाई जाती है लवक। तो हरे पौधों और पादपों में लवक उपस्थित होते हैं। ये जो लवक हैं बच्चों पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और हरित लवक जो होता है उसके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। तो नोट करते हैं हम कुछ मेन पॉइंट्स। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरे पौधों में लवक उपस्थित होते हैं जो कि कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। ये जो लवक हैं कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जाने हम हरित लवक के बारे में। आपको यदि ध्यान हो बच्चों तो हमने जब अध्याय 6 पढ़ा था तो उसमें हमने हरित लवक की संरचना आपको सविस्तार बताई थी। हरित लवक जो है बच्चों हरे रंग का लवक होता है। हरे रंग का लवक पौधों और पत्तियों का रंग इसी के कारण क्या होता है? हरा होता है। और ये स्वयं क्यों हरा है बच्चों? इसका हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है। इसका हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण होता है। अब इस हरित लवक का काम क्या है? इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों के लिए खाना तैयार करना। अब चूंकि पौधों के लिए बच्चों यहाँ खाना तैयार होता है, तो जिस प्रकार से हमारे घरों में खाना कहाँ तैयार होता है? रसोई घरों में। उसी प्रकार पौधों में इस हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। इसी कारण इसे पादपों का रसोई घर कहा जाता है। क्योंकि समझ में आया आपको रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधों के लिए खाना इसी क्षेत्र में तैयार किया जाता है। यदि हम इसके संरचना देखते हैं बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके अभी कि हमने अध्याय 6 में उसका अध्ययन किया था। दो स्पष्ट क्षेत्र हमें इसमें दिखाई देते हैं। पहला क्षेत्र है स्ट्रोमा और दूसरा भाग इसका कहलाता है ग्रेना। हरित लवक की चर्चा चल रही है बच्चों। हरे रंग का लवक है, पौधों और पत्तियों का रंग इसी के कारण ही हरा होता है और इसका स्वयं का रंग पर्णहरित के कारण होता है।
कार्य है इसका प्रकाश संश्लेषण, और इसी कारण इसे पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पादपों का, पादप कोशिका का रसोई घर इसे कहा जाता है। दो स्पष्ट क्षेत्र इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं, पहला स्ट्रोमा और ग्रेना। थोड़ा सा जानेंगे इन भागों को हम। ये देखिए, पहला भाग इसका है स्ट्रोमा। जब अभी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे कि क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण प्रकाशिक और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। उसमें से स्ट्रोमा वाले भाग में बच्चों अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और रही बात दूसरा जो हिस्सा इसका क्षेत्र है ग्रेना, उसकी बात करें, ये जो हिस्सा है बच्चों ये प्रकाशिक अभिक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होती है। ये ध्यान देने की बात है बच्चों। इसकी जब संरचना हमने अध्याय 6 में पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि ग्रेना हिस्से में सिक्कों के समान एक के ऊपर दूसरा, इस प्रकार से एक के ऊपर एक करके थाइलेकॉइड्स जो हैं, पटलिकाएं जो हैं वो व्यवस्थित होती हैं। और ये पटलिकाएं जो हैं बच्चों क्या कहलाती है? थाइलेकॉइड्स कहलाती हैं। यानी सिक्कों के समान एक के ऊपर एक क्रम में पट्टिकाएं व्यवस्थित ग्रेना वाले भाग में होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? थाइलेकॉइड, जिसे थाइलेकॉइड कहा जाता है। आगे बात करेंगे बच्चों हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है बच्चों, जैसा हम आपको अभी बता रहे थे, 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से हैं वो चरण? पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक। ऊपर का लिख लिया हो बच्चों आपने थोड़ा सा। तो सबसे पहले ले रहे हैं बच्चों हम प्रकाशिक अभिक्रिया। नाम से जैसा हमें विदित हो रहा है,
प्रकाश नाम इसमें जुड़ा हुआ है, यानी ये जो अभिक्रिया है बच्चों किस पर निर्भर करती है? प्रकाश पर निर्भर करती है, और इसीलिए इसे ये नाम मिला है प्रकाशिक अभिक्रिया का, इसीलिए इसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और भी नाम दिए गए हैं बच्चों इसे, जैसे इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तथा वैज्ञानिक के सम्मान में इसे हिल अभिक्रिया। प्रकाश पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे अन्य नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तथा हिल अभिक्रिया। अब ये कहाँ होती है? अभी अभी हमने आपको बताया था प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक में ग्रेना में स्थित थाइलेकॉइड की झिल्ली में यह क्रिया संपन्न होती है। अभी अभी आपको बताया था ना, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया जबकि ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अब इस क्रिया में होता क्या है बच्चों? इस क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कौन कौन सी इसके अंदर मुख्य क्रियाएं शामिल हैं? मुख्य क्रियाओं की बात करें, क्रम वाइज यदि बच्चों हम देखें, सबसे पहले इसमें पर्णहरित के द्वारा निश्चित तरंग दैर्घ्य का विकिरण अवशोषित किया जाता है। सबसे पहला काम क्या होगा? पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश में से निश्चित तरंग दैर्घ्य का विकिरण अवशोषित किया जाता है, प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद पर्णहरित जो है वो उत्तेजित हो जाता है। पर्णहरित का उत्तेजित होना। तीसरा काम, जल का प्रकाशीय अपघटन। जल का अणु टूट जाता है बच्चों और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। तो अगला पद है ऑक्सीजन का निष्कासन। और लास्ट है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा जो है वो एटीपी तथा NADPH2 के रूप में संचित। तो प्रकाशिक अभिक्रिया की बात देखिए बच्चों दोबारा फिर से। हमारा प्रश्न परीक्षा में यह हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि दो भागों में बांट करके हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, इसीलिए हम इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इसे दो नाम और दिए गए हैं, जैसे हिल अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।
कहाँ संपन्न होती है, उसके लिए हमने आपको बताया कि हरित लवक में जो ग्रेना उपस्थित है उसमें थाइलेकॉइड की झिल्ली में यह क्रिया संपन्न होती है। होता क्या है इसके अंदर, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को बच्चों रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो स्टेप वाइज पदवार ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, उसके ये पद हैं कि मुख्य क्रियाएं सबसे पहले पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसके बाद वह उत्तेजित हो जाता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है जिससे कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है और ऊर्जा जो है वो एटीपी और NADPH2 के रूप में संचित रहती है। एटीपी पूरा नाम एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH2 निकोटिनामाइड, N से निकोटिनामाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, P से फॉस्फेट। इस रूप में जो ऊर्जा है वो संचित रहती है और इस ऊर्जा को बच्चों जो दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया उसमें काम में लिया जाता है। नोट कर लें आप, तो हम आगे चलेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। लेते हैं बच्चों एक छोटा सा ब्रेक। फिर से आपका प्रकाशिक अभिक्रिया के पॉइंट्स जो आपके रह गए हैं आप उतार सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों अप्रकाशिक अभिक्रिया। थोड़ा सा ही मिटा लें। अब इसके नाम में बच्चों ए लगा है, ए का मतलब है नहीं, यानी ये अभिक्रिया जो है वो प्रकाश पर आधारित नहीं है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं। प्रकाश की आवश्यकता नहीं, इसीलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी नाम के आगे जब ये ए जुड़ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है नहीं, वो चीज अनुपस्थित है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस क्रिया को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं।
दूसरी बात, जैसे बच्चों प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम दिए गए हैं, इसी प्रकार इस क्रिया को भी अन्य कई नामों से जाना जाता है। जैसे कार्बन स्वांगीकरण, C3 चक्र केल्विन चक्र, इसी प्रकार केल्विन बेंसन साइकिल, केल्विन बेंसन चक्र तथा ब्लैकमैन अभिक्रिया, वही वैज्ञानिक के सामान्य के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में यदि किसी भी नाम से पूछी जाए बच्चों तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब नाम किसके हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया के ही हैं। अब संपन्न कहाँ होती है बच्चों ये क्रिया? यह है हरित लवक के, कहाँ बताई थी आपको? वेरी गुड, स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। नीचे से लिख लिया होगा बच्चों आपने, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। इस क्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया में बने ATP व NADPH2 का उपयोग किया जाता है। यहां देखा था ना हमने, जो ऊर्जा है वो इसके रूप में संचित रहती है, इस ऊर्जा को काम में लिया जाता है यहां। साथ ही साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण व अपचयन होने से किसका निर्माण होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का, जो कि पौधों का क्या है? भोजन है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब इस क्रिया में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो सबसे पहला उत्पाद जो बनता है इस क्रिया में वो है, छोटे प्रश्नों में आ सकता है, प्रथम उत्पाद अप्रकाशिक अभिक्रिया का होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। पूरा नाम क्या है इसका? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो प्रथम उत्पाद PGA है, जो कि 3 कार्बन अणु वाला यौगिक है, और चूंकि 3 कार्बन अणु का यौगिक है इसीलिए इसे क्या कहते हैं? C3 चक्र कहते हैं। तो इतनी जानकारी जुड़ी हुई है बच्चों हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया से। इस प्रकार आपके अगर प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप इस प्रकार पॉइंट वाइज उसके उत्तर को याद करके लिख सकते हैं। फटाफट लिखिए बच्चों थोड़ा।
ये जो चर्चा बच्चों हमने की है ये है पादपों में पोषण की, किस प्रकार से पादप जो है वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब यदि हम जंतुओं के बारे में बात करें बच्चों, तो वो भी हमें जानना है कि जंतुओं में पोषण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो अगला टॉपिक है आपका जंतुओं में पोषण। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे बच्चों वो सरल जीवों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सबसे सरल जीव जो है वो है अमीबा। अमीबा ध्यान कीजिए, अध्याय 7 में हमने पढ़ा है अनियमित आकृति, सबसे छोटा जीव, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जा सकता है और प्रोटोजोआ संघ का ये सदस्य है। प्रोटोजोआ संघ का सदस्य, जल में ये पाया जाता है और एक कोशिकीय ही है, अतः कोई पाचन अंग इसमें उपस्थित नहीं होते, अतः पाचन अंग अनुपस्थित। अब पाचन की क्रिया होगी तो होगी कैसे? आप देखिए बच्चों, चित्र की सहायता से हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार देखिए आप, अनियमित आकृति का है ये हमारा अमीबा, ये इसमें है केंद्रक और ये इसका कोशिका द्रव्य। जैसे ही कोई खाद्य कण, ये आप मानिए ये क्या है, खाद्य कण, इसके संपर्क में आता है तो बच्चों इस प्रकार से ये इसको चारों ओर से घेर लेता है। ये जो इसके शरीर के हिस्से जो इस खाद्य कण को घेरते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं, कूटपाद, क्योंकि ये केवल उसी समय ही विकसित हो रहे हैं। तो इस तरीके से भोजन के कण को, खाद्य के कण को घेर लिया जाता है। अमीबा उसके चारों तरफ एक खाद्य धानी का निर्माण कर लेता है। क्या बन चुकी है बच्चों, खाद्य धानी, और इसे शरीर के अंदर प्रवेश मिल जाता है। जैसे ही ये खाद्य धानी शरीर में प्रवेश करती है, इसके शरीर से उपापचयी रस स्त्रावित होने लगते हैं, जिन रसों का काम क्या है कि इस भोजन के कण का पाचन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार देखिए कोई भी पाचन के अंग हमें इस सरल जीव में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, भोजन के कण के संपर्क में आने पर कूटपाद द्वारा उसे घेर लिया जाता है। कण को घेर लिया जाता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया था। खाद्य कण के चारों ओर खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है और जैसे ही खाद्य धानी युक्त भोज्य कण शरीर में प्रवेश पाता है, तभी क्या होता है, उपापचयी रसों के स्त्रवण से पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो ये पद हैं बच्चों, अमीबा में पोषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है।
ऐसे ही एक दूसरा छोटा सा जीव है बच्चों, थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर से, युगलीना। दूसरा जंतु जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है युगलीना। युगलीना में जो पोषण है वो स्वपोषी या पादप समभोजी तथा मृतपोषी प्रकार का होता है। स्वपोषी, पादप समपोषी तथा मृतपोषी प्रकार का होता है। इस प्रकार की जो दोहरी पोषण प्रणाली है बच्चों, उसे कहा जाता है मिश्र पोषी। दोहरी पोषण प्रणाली को मिश्र पोषी पोषण कहते हैं। इसका मतलब युगलीना में जो पोषण पाया जाता है उसे हम क्या नाम देंगे? मिश्र पोषी पोषण। इससे थोड़ा सा विकसित जंतु एनेलिडा संघ का जो आता है वो है केंचुआ। केंचुए में पोषण किस प्रकार होता है उसकी चर्चा करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लें। सर पर जल्दी आने का। देखिए बच्चों, केंचुआ जो है वो एनेलिडा संघ है, थोड़ा विकसित संघ हो जाता है। इसमें किस प्रकार का पोषण है? इसका जो भोजन होता है वो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। केंचुए का भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ हैं। अब ये जो पदार्थ हैं बच्चों आगे कैसे खिसकते हैं? जैसे ही केंचुआ इन्हें ग्रहण करता है तो इसमें जो संरचना पाई जाती है, इसमें एक आहार नाल होती है बच्चों, जो पूरे शरीर में फैली रहती है। पूरे शरीर में वो आहार नाल फैली हुई है और एक पूर्ण और सीधी नली के रूप में वो होती है। इसी में एक संरचना है बच्चों ग्रसनी। ग्रसनी में पंपिंग क्रिया होती है जिसके द्वारा वो भोजन आगे सरकता है। ग्रसनी की पंपिंग क्रिया द्वारा भोजन आगे सरकता है। आहार नाल जो इसमें उपस्थित है पूर्ण विकसित व सीधी नली के रूप में पूरे शरीर में फैली रहती है। ये जो आहार नाल है इसकी पूरे शरीर में सीधी नली के रूप में फैली रहती है। इस प्रकार ये जो केंचुआ है बच्चों वो पोषण प्राप्त करता है। जंतुओं में सबसे विकसित जंतु जिसे माना जाता है बच्चों कौन है? मनुष्य। मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है? ये हमारा आगे का टॉपिक है, आप नोट कर लें। क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे विकसित जीव है मनुष्य, इसमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है।
इसमें जो पाचन तंत्र है बच्चों, उसे हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है मनुष्य में उपस्थित आहार नाल और दूसरा है उससे संबंधित ग्रंथियां। आहार नाल की यदि बात करें, अभी चित्र के द्वारा भी हम आपको इसको बताएंगे। आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक समाप्त होती है। कहां से शुरू हो रही है? मुख गुहा से शुरू होगी आहार नाल और मल द्वार पर जाकर समाप्त होगी। संबंधित ग्रंथियों में जब हम बात करेंगे बच्चों, इस संबंधित ग्रंथियों में हम लेंगे जैसे लार ग्रंथियां। ये सभी ग्रंथियां पाचन में सहायता करेंगी। अग्नाशय ग्रंथि तथा यकृत, इन सभी को क्या कहा जाता है? सहायक ग्रंथियां, संबंधित ग्रंथियां जो कि पाचन में सहायता प्रदान करेंगी। समय हुआ जा रहा है बच्चों, थोड़ा सा आप फास्टली लिखेंगे। मनुष्य में पोषण, सुविकसित पाचन तंत्र उपस्थित। पाचन तंत्र का अध्ययन हम करेंगे आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों के रूप में। ये आहार नाल जो है वो मुख गुहा से शुरू होती है और समाप्त होती है मल द्वार पे जाकर के। संबंधित ग्रंथियां जो पाचन में सहयोग करती हैं, लार ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत। कैसी दिखाई देती है मनुष्य में आहार नाल, जरा आप एक बार इसको एक पीपीटी के माध्यम से समझिए। बाकी प्रत्येक हिस्से का, प्रत्येक भाग का क्या काम है, पाचन में क्या सहयोग रहता है, वो हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक आप देखिए, ये है आपके सामने आहार नाल। कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है बच्चों। ये मुख गुहा से शुरू होगी और उसके बाद मुख गुहा जो है वो आगे की संरचना ये ग्रसिका, ग्रसिका के बाद ये थैलीनुमा संरचना आमाशय कहलाती है। आहार नाल, आमाशय के बाद यहाँ छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर लास्ट में, अंत में मल द्वार पे समाप्त होती है। प्रत्येक अंग का अपना कार्य है। मुंह के अंदर लार ग्रंथियां, इसी प्रकार आमाशय के मोड़ पर यहाँ यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। प्रत्येक भाग का अपना महत्व है। इन सब के महत्व और इनके वर्णन को जानने के लिए बच्चों अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।